हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड रिसर्च का पार्ट 2। और इसमें मैं आपको जो भी क्वेश्चंस कवर कराने वाली हूँ वो ज़्यादातर कोल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि CSIR या सिम्पर में जो मेन काम किया जाता है वो कोल पे ही किया जाता है। तो कोल से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूँ, कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आधे जो क्वेश्चंस होंगे उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। उसके बाद है व्हाट इज़ कोल। Coal is one of the principal mineral fuels, a solid carbon-rich material that is usually brown or black and most often occurs in stratified sedimentary deposits. कोल जो होता है एक महत्वपूर्ण खनिज ईंधन होता है जो कि एक ठोस कार्बन रिच मटेरियल है जो ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है, और ये ज़्यादातर स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स में पाया जाता है। तो कोल के मैं आपके 2-3 डेफिनेशंस देने वाली हूँ। आपको तीनों डेफिनेशंस में से जो सही लगे आप वो बोल सकते हो, ठीक है। आप उसे याद कर लेना, ठीक है। फिर सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आता है, पूछा जाता है इंटरव्यू में कोल से रिलेटेड, वो है इज़ कोल अ मिनरल और रॉक। ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसके आंसर होगा कोल इज़ अ रॉक। एंड वाई इज़ कोल नॉट क्लासिफाइड एज अ मिनरल। Coal is not a mineral because a mineral is made of rocks and coal is non-living and made up of atoms of elements. तो कोल को मिनरल नहीं कहा जाता है क्योंकि मिनरल जो होते हैं वो रॉक से बनते हैं, और कोल जो है वो एक नॉन लिविंग और परमाणु के तत्व से मिलकर के क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। मिनरल्स आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स। और जो मिनरल है वो लिविंग थिंग्स से, प्लांट्स या एनिमल से नहीं बनते हैं। और कोल इज़ नॉट टू बी फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स डीप बीनीथ द अर्थ सरफेस। और कोल जो है वो जो पेड़ पौधे थे, वेजिटेशंस थे, वो जब अर्थ सरफेस के नीचे गहराई पे चले जाते हैं, सिंक कर गए, तब उससे क्या बना था, कोल बना था, ठीक है। यही डिफरेंस है, इसी वजह से हम लोग कोल को मिनरल नहीं कहते, क्योंकि मिनरल एक नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है, जबकि कोल आपका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। और एक यहाँ पे कोल की डेफिनेशन है, कोल इज़ एन ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक एंड कोल इज़ मेड ऑफ डिकम्पोज प्लांट्स। कोल एक कार्बनिक सेडिमेंट्री रॉक होता है जो कि आपका प्लांट्स के डिकम्पोज होने की वजह से बनता है, ठीक है। What are the 4 types of coal? Coal is classified into 4 main types or rank. तो जो कोल के 4 टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंड द रैंकिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ कार्बन द कोल कंटेन्स। जो रैंकिंग है वो डिपेंड करता है उसके टाइप पर और जो वो कार्बन कंटेन करते हैं कोल, उसके आधार पे। एंड ऑन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी द कोल कैन प्रोड्यूस। और जो हीट एनर्जी कोई भी कोल प्रोड्यूस करता है उसके आधार पे उसका रैंकिंग किया गया है, ठीक है। तो पहला है पीट। इट रिप्रेजेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन। पीट इज ब्राउन पोरस मास ऑफ पार्शली डिकम्पोज्ड वेजिटेबल मटेरियल एंड पीट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कोल, तो इट इज़ अ फ्यूल। पीट जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है कोल फॉर्मेशन का, और ये ब्राउन पोरस मास होता है किसी भी जो कि पार्शियली डिकम्पोज वेजिटेबल मटेरियल होता है, ठीक है। और पीट को जो आप कोल नहीं कह सकते हैं, इसे आप फ्यूल कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है लिग्नाइट, सेकेंड स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन, और इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका बिटुमिनस, ये थर्ड स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन, और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है और कार्बन परसेंटेज क्या होता है। जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर पढ़ रहे हैं, जैसे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, वैसे वैसे आपका मॉइस्चर कंटेंट क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होते जा रहा है, और इसकी रैंकिंग भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो एंथ्रासाइट कलर इसका होता है आयरन ब्लैक,
और इसका कार्बन जो होता है 92 से 94% तक कार्बन होता है इसमें, ठीक है। और एंथ्रासाइट आपका सबसे बेस्ट कोल होता है आपका, ठीक है। सबसे अच्छा कोल आपका एंथ्रासाइट ही माना जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है आपका जो मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है बहुत ही कम होते हैं, इसकी वजह से। कोकिंग कोल, caking property is present in all coal, but such caking coal which keeps the coke, which known as coking coal। यानी कोकिंग कोल किसे कहते हैं? तो जो केकिंग प्रॉपर्टी है वो सभी कोल में प्रेजेंट होती है, लेकिन जिस केकिंग कोल से हमें कोक मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? कोकिंग कोल। फिर दूसरा है नॉन कोकिंग कोल। द कोल विच डजेंट कीप द कोक इज़ नॉन एज नॉन कोकिंग कोल। और जिस कोल से हमें कोक नहीं मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कोकिंग कोल, ठीक है। कोकिंग कोल्स आर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो कोकिंग कोल को कुछ ग्रुप में बांटा जाता है। पहला है प्राइमरी कोकिंग कोल, कोल विथ वोलेटाइल कंटेंट बिटवीन 22% एंड 33% ऑन यूनिट कोल बेसिस। तो प्राइमरी कोकिंग कोल हम उससे कहते हैं वैसे कोल जिसमें कि जो वोलेटाइल कंटेंट होता है, जो यानी जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं, वो 22% और 33% के बीच में होते हैं यूनिट कोल बेसिस के आधार पे। उसी तरह दूसरा है मीडियम कोकिंग कोल, कोल विथ वोलेटाइल कंटेंट बिटवीन 22% एंड 25% ऑन यूनिट कोल बेसिस। यानी कि यहाँ पे जो वोलेटाइल कंटेंट होते हैं वो आपका 22% से 25% के बीच में होते हैं। और तीसरा है सेमी कोकिंग कोल, जिसमें कि वोलेटाइल कंटेंट 18% से 22% और 38% से 46% के बीच में होता है, उसे हम सेमी कोकिंग कोल कहते हैं। व्हाट इज़ कोक? कोक इज़ ग्रे। ग्रे की जगह आप यहाँ पे मेटेलिक और ब्राउन मेटेलिक यूज़ कर सकते हैं। हार्ड एंड पोरस कोल बेस्ड फ्यूल made by heating coal in the absence of air to about 900 degrees centigrade. The gaseous products are driven off from coal, and the residue left after driving out all the volatile matter is called coke. कोक जो होता है वो आपका ग्रे मेटेलिक या ब्राउन मेटेलिक कलर का एक हार्ड, ठोस और पोरस कोल होता है। और पोरस कोल वाला ईंधन होता है, जो कि जब आप कोल या ऑयल को एयर के एब्सेंस में 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, तो उसमें जितने भी गैसेस प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जो आपको वोलेटाइल मैटर बचता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कोक कहते हैं, ठीक है। और कोक का कलर कैसा होता है? यहाँ पे मैंने ग्रे लिखा हुआ है, पर उसका कलर आप मेटेलिक और ब्राउन मेटेलिक बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। कोक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसा पहला है कि वो पोरस होता है, ठीक है। फिर दूसरा है स्वेलिंग इन वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? फूल जाता है, बढ़ जाता है। और इनका वेट होता है लाइटर इन वेट। तो वाई इट इज़ लाइटर इन वेट? तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई इट इज़ लाइटर इन वेट। तो लाइटर इन वेट क्यों होता है? क्योंकि इससे जो गैसेस होते हैं, गैसेस प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ड्रिवन ऑफ हो जाते हैं कोल से। यानी कि जितने भी गैसेस प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कोल से बाहर आ जाते हैं, इसलिए इसका वेट क्या हो जाता है? लाइटर हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट गैसेस प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कोलता एट्सेट्रा, ठीक है। ये आपका डिफरेंट गैसेस हैं। कोक कहाँ पे बनाया जाता है? तो उसके एग्जांपल आप दे सकते हैं, बोकारो के ब्लास्ट फर्नेस में कोक जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल करके आप किसी लैब में कैसे बता पाओगे कि वो कोकिंग कोल है या नॉन कोकिंग कोल है? तो इसके लिए आप एक कोल का टुकड़ा लीजिएगा और उसे क्रशर पे उसे क्रश कीजिए। तो क्रश करने के बाद अगर वो उसके टुकड़े जो है किनारे में अगर लटक जाते हैं, इसका मतलब है कि वो कोकिंग कोल है। और अगर उसके टुकड़े किनारे में नहीं लटक रहे हैं, इसका मतलब है कि वो नॉन कोकिंग कोल है, ठीक है। इस तरह आप प्रैक्टिकल लैब में करके बता सकते हैं कि कौन कोकिंग कोल है और नॉन कोकिंग कोल है।
तो कोल का मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 2-3 डेफिनेशंस बताने वाली हूँ। तो ये और एक डेफिनेशन है, कोल इज़ एन ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक डिराइव्ड मेनली फ्रॉम प्लांट रिमेन्स दैट सफर्ड कोल। उसके बाद हम लोग ओरिजिन ऑफ कोल। आप लोगों को पता है कि ओरिजिन ऑफ कोल 2 तरह के होते हैं, इन साइचू थ्योरी एंड ड्रिफ्ट थ्योरी। तो पहले हम इन साइचू थ्योरी देख लेते हैं। This theory states that the coal vegetation was fossilized practically on the site of growth, either due to tectonic movement or due to some other reasons. तो इन साइची थ्योरी में बताया गया है कि जिस साइट पे ग्रोथ हुआ था कोल वेजिटेशंस का, तो वहीं पे वो डिपॉजिट हो गए हैं, वहीं पे वो जीवाश्म बन गए हैं, और टेक्टोनिक मूवमेंट या किसी अदर रीजन की वजह से जो कि जहाँ पे पहले पेड़ हुआ करते थे, पेड़ पौधे हुए करते थे, अब वही जगह पे आपका कोल मिलता है। ठीक है, थ्योरी के एविडेंसेस क्या क्या है देख लीजिए। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल इन एक्यूमुलेटिंग इन साइचू इन द स्वाम्प्स दैट एग्जिस्ट टुडे। तो आज जो भी मौजूद दलदल है उनमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, प्लांट मटेरियल, उनमें बहुत बड़ी मात्रा में प्लांट मटेरियल क्या मौजूद होते हैं। इन कोल सीम्स द स्टेम्स ऑफ फॉसिल ट्रीज आर फाउंड स्टैंडिंग इरेक्ट विद देयर रूट्स प्रोट्रूडिंग इनटू द अंडरक्लेज। और ये जो कोयले की जो पत्ते पाई जाती हैं, उसमें जो ट्रीज़ का फॉसिल्स होता है, तना का जो होता है फॉसिल्स पेड़ का, वो क्या होता है, सीधे खड़े पाए जाते हैं और साथ में उनकी जड़ें नीचे की ओर पाई जाती हैं। ठीक है, यानी तना सीधा रहता है और नीचे जड़ पाई जाती है, क्योंकि वो सीधे सीधे सिंक कर गया ना, इसलिए उसमें जड़ और तना दोनों होता है। कोल सीम्स रिप्रेजेंट द ओरिजिनल सॉइल्स ऑन विच द वेजिटेशन ग्रो। तो जहाँ पे वेजिटेशन ग्रो हुए थे, तो वहीं का जो ओरिजिनल सॉइल था उसी को ही कोल सीम क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो अपनी ही जगह पे वो सिंक कर गया था इसी के लिए। एंड द कोल सीम्स कंटेन कोल विच इज़ रिलेटिवली प्योर एंड फ्री फ्रॉम सेलमेंट्स। और जो कोयले की परतें होती हैं वो कैसी होती हैं, बिल्कुल प्योर होती हैं और सेल बैंड से फ्री होती हैं। तो इन साइची थ्योरी में क्या हुआ कि जितने भी पेड़ पौधे थे वो अपनी ही जगह पे वो सिंक कर जाते हैं दलदल में, और वो डिकम्पोज्ड होकर के कोयले का रूप में चेंज हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जितने भी कोयले पाए जाते हैं वो आपके किस डायरेक्शन में होते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे ही नीचे की और धंस गए थे। ठीक है, और साथ में उसमें आपका सॉइल मिलता है, उसके नीचे आपकी सॉइल की परतें मिलती है कोल सीम्स के नीचे में, और वहाँ पे आपका रूट मिलता है। ठीक है, और जो कोल सीम्स होते हैं वो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। इससे आप पता कर सकते हैं कि ये इन साइचू थ्योरी का है। ठीक है, इससे आप पता कर सकते हैं कि ये जो कोल है उसका जो ओरिजिन है वो क्या है, इन साइचू। थ्योरी है ड्रिफ्ट थ्योरी, and this theory suggests that the plant material was transported by stream action from their place of growth and deposited at suitable places in lakes or sea just like other sediments. तो ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या होता है कि जो भी प्लांट मटेरियल होते हैं वो स्ट्रीम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह क्या किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, बहा करके ले जाए जाते हैं और एक सूटेबल प्लेस में डिपॉजिट हो जाते हैं, और एक सूटेबल प्लेस में क्या होता है, डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कि लेक में या सी में अदर सेडिमेंट्स की तरह। एंड द कोल सीम्स ऑफ इंडिया आर ऑफ ड्रिफ्ट ओरिजिन। और जो इंडिया के कोल सीम्स होते हैं वो ड्रिफ्ट ओरिजिन के ही होते हैं, और उसके एविडेंसेस देख लेते हैं। इन सम केसेस द अंडरक्लेज विच रिप्रेजेंट द सॉइल एट द रूट आर नॉट फाउंड बिलो द कोल सीम्स। यानी इसमें कोल सीम्स के नीचे आपको कोई सॉइल नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, and the fossil trees are more usually found lying at angles other than the vertical। और जो fossil trees होते हैं वो वर्टिकल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो fossil trees पाए जाते हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होते हैं, बल्कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्यों होते हैं, इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये इसमें वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या होता है, जहाँ पे वो ग्रोथ हुआ था वहाँ पे से वो ट्रांसपोर्ट करके पानी के द्वारा दूसरी जगह पर लाए गए हैं, इसी की वजह से वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहते हैं। और
इसलिए क्या होता है, इसमें आपका इम्प्योरिटीज़ क्या होते हैं, ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट वाले ओरिजिन में जिससे कोल बनता है उसमें आपका जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कई जगह से बहा करके लाया गया है, क्योंकि इन साइचू में आपको इम्प्योरिटीज़ बहुत ही कम मिलती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ड्रिफ्ट और इनसाइचू थ्योरी के बीच में। ये बेसिक डिफरेंस होता है आपका ड्रिफ्ट और इनसाइचू ओरिजिन के बीच में। ठीक है, फिक्स्ड कार्बन। फिक्स्ड कार्बन किसे कहते हैं? व्हेन द वोलेटाइल्स एंड एस आर रिमूव फ्रॉम द कोल, फिक्स्ड कार्बन इज लेफ्ट। जब वाष्पशील या तो फिर एस यानी राख वाले जो भी पदार्थ हैं वो कोल से रिमूव हो जाते हैं, तो जो फिक्स्ड कार्बन लेफ्ट हो जाता है, बच जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कार्बन। ठीक है, सबका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्या होता है? द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट द यूनिट वेट ऑफ कोल वुड प्रोड्यूस ऑन बर्निंग। तो जो कोयले का ऊष्मीय मान है वह ऊष्मा की वह मात्रा है जिसे जलाने पर कोयले का एक इकाई भाग प्राप्त होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। इट मे बी स्टेटेड आइदर इन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स और इन कैलोरीज पर किलोग्राम, और इसे 2 यूनिट में, ब्रिटिश थर्मल यूनिट और कैलोरीज पर किलोग्राम में मापा जाता है। तो कभी कभी आपको डेफिनेशन में पूछा जाता है कि GCV क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होगा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इन कैलोरीज पर किलोग्राम। तो यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू है कोल का कैलोरीज पर किलोग्राम में 7800 से 8000 कैलोरीज पर किलोग्राम में। ठीक है, और ब्रिटिश थर्मल यूनिट में इसका वैल्यू होता है 19.845, और मेगा जूल पर केजी कितना होता है? 25 से 35। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, अगर आपको पता है तो आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि कोल का एक्यूरेट वैल्यू कैलोरीज पर किलोग्राम में या ब्रिटिश थर्मल यूनिट में या मेगा जूल्स पर केजी में कितना होता है। ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में एंथ्रासाइट का होता है 12,500 और बिटुमिनस का 15,000 और लिग्नाइट आपका होता है 7,500। मोस्ट एंथ्रासाइट्स हैव अ लोअर हीटिंग द हाईएस्ट ग्रेड बिटुमिनस कोल। तो बहुत सारे एंथ्रासाइट में क्या होता है? लोअर हीटिंग होता है, जबकि हाईएस्ट ग्रेड बिटुमिनस कोल में ज़्यादा हीटिंग होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।